नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने ग्वालियर मेले की घोषणा समेत कई सौगात क्षेत्र के लोगों को दी। लेकिन इस दौरान एक ऐसा भी मामला सामने आया जहां पर एक परेशान शख्स ने, एक पीड़ित ने आत्मदाह की कोशिश भी की। एक ग्रामीण ने आत्मदाह की कोशिश की और जानकारी के अनुसार खेत पर दबंगों के कब्जे से ये पीड़ित व्यक्ति जो है वो परेशान बताया जा रहा है। पीड़ित शख्स मुरैना का रहने वाला है। केरोसिन तेल डालकर खुद में आग लगाने की कोशिश इस शख्स ने की और उसी दौरान सीएम जनसभा को संबोधित भी कर रहे थे। जब ये घटना हुई उस वक्त सीएम वहां पर संबोधन कर रहे थे और उसी दौरान ये घटना, एक पीड़ित व्यक्ति जो कि दबंगों से परेशान है, इसकी जमीन पर कब्जा किया गया है, ऐसा इसने आरोप लगाया है दबंगों पर जिनसे ये परेशान है, पीड़ित है। और जब इसने आत्मदाह की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने इस ग्रामीण को, इस पीड़ित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गणेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? कौन है ये पीड़ित और क्यों इसने इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश की? देखिए हितेन, सबसे पहले तो आज जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज ग्वालियर दौरा था, ऐसे में निश्चित तौर पर प्रदेश में एक कदर जिस कदर जो माफिया है वो लगातार सक्रिय है, चाहे वो भू माफिया हो या शराब माफिया हो या फिर रेत माफिया हो। इसी कड़ी में जो गरीब किसान था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर में दौरा था, जहाँ एक जो मेला है, वर्षों से मेला चला आ रहा है, माधव सिंधिया के जमाने से मेले की शुभारंभ हो रहा है। उसी के आज मेले का शुभारंभ के करने के दौरान आज उन्होंने घोषणा की 15 तारीख से मेले का शुभारंभ होगा। इसी दरमियान एक पीड़ित किसान जो कि दबंगों से पीड़ित था, जो कि मुरैना जिले का, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का रहने वाला है, और वो काफी परेशान था, पीड़ित था, और उसका लगातार यही साफ तौर पर कहना था कि वह जो दबंग है उसकी जमीन पर लगातार कब्जा कर रखा है और उसे डरा धमका रहे हैं, जिसको तहत उसने मुख्यमंत्री के शिवराज सिंह चौहान जिस दरमियान वहां पर उद्घोषण कर रहे थे और इस दौरे पर थे, उसी दरमियान उसने आत्महत्या करने की, केरोसिन डाल के करने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने हालांकि उसे हिरासत में ले लिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के जो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पहले लगातार वो कहते आए हैं कि जो माफिया है उन्हें जमीन के अंदर गाड़ देंगे, तो एक बार फिर उनका वक्तव्य जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर में सामने आया, जिस दरमियान उन्होंने कहा कि जो माफिया है उन पर इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे, साथ ही उन्हें जमीन के अंदर गाड़ देने की बात भी कही है। लेकिन हितेन, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम बात करें तो अभी हाल ही 2 दिन पहले जो गृह मंत्री हैं, उनके गृह क्षेत्र में ही अभी रेत माफिया द्वारा तो पुलिसकर्मी को गोली मार दी गई। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज दौरा है और लगातार जो पीड़ित हैं, माफियाओं से पीड़ित है, वो लगातार उनकी या तो फिर सुनी नहीं जा रही, या फिर मुख्यमंत्री सिर्फ चुनावी घोषणा, लगातार चुनाव, अभी नगर निगम निकाय के चुनाव आ रहे हैं, उसके तहत लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ दिखावे के लिए माफियाओं पर लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल गणेश, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पर यह आरोप भी लगता रहा है कि जब ये मुख्यमंत्री होते हैं तो इतनी घोषणाएं कर देते हैं कि इनको घोषणा मंत्री नाम इनका सही है, ऐसे आरोप भी इन पर लगते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान के बयानों की, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि कुचल देंगे, दबा देंगे, गाड़ देंगे, इस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। तो लगता है कि शायद वाकई सरकार कोई काम कर रही होगी कि माफिया को दबा दिया जाए या फिर माफिया राज को खत्म करने पर काम चल रहा होगा। लेकिन इतना बड़ा कदम अगर कोई उठाता है, कोई शख्स मुरैना से पहुंचता है ग्वालियर, ग्वालियर में सीएम की सभा में वो इस तरीके का इतना बड़ा कदम उठाता है, तो वाकई मुरैना में कुछ ना कहीं स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई होगी। निश्चित तौर पर अगर देखिए हितेंद्र, बात करें चंबल क्षेत्र की, तो निश्चित तौर पर वहां पर माफियाओं का एकाधिकार है और उनका राज है। जितने भी चंबल क्षेत्र में, चाहे वो भू माफिया हो, फिर या रेत माफिया हो या शराब माफिया हो, सभी ज्यादातर उसी क्षेत्र से उनके नाम प्रचलित होते हैं और ज्यादातर घटनाएं भी उधर ही सामने आती हैं। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया में लगातार, मीडिया के सम्मुख ये बातें कहते नजर आते हैं कि जो माफिया है उन पर इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे, उन्हें कुचल देंगे, लेकिन इस कदर की ऐसी कोई भी कार्रवाई अभी सामने नहीं आ रही है। अगर हम अवैध खनन की बात करें
तो मध्य प्रदेश के तमाम कई जिलों में चाहे वो दिन रात अवैध खनन का कार्य माफियाओं द्वारा जारी है, चाहे वो जमीन कब्जों को लेकर भी हो। कई पीड़ित ऐसे, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो या फिर मुरैना हो, ग्वालियर हो, सभी जगह पीड़ित ऐसे नजर आते हैं, लेकिन उन पर कभी भी कोई भी व्यक्ति अभी इस तरह से खुश नजर नहीं आया है कि इन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हुई हो। हालांकि कांग्रेस सरकार ने इसके पहले भी माफियाओं पर जो एक कार्यवाही का मुहिम छेड़ा था, उसके बाद भाजपा की सरकार आई थी और उसी तर्ज पर अब भाजपा भी लगातार मुहिम हालांकि चला रही है। चाहे वो अभी हाल ही में राशन माफिया पर कार्रवाई हुई थी और उसके सभी जो भी मकान वगैरह थे उन्हें जमींदोज किया गया था, लेकिन फिर भी अभी यह कहना उचित नहीं होगा कि माफियाओं का पूरी तरह से मध्य प्रदेश से अंत हो चुका है। अभी भी माफियाओं का एकाधिकार और उनका राज यहाँ पर अभी जारी है और जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया के सम्मुख इतनी जोरदार बातें कहते हैं, उन्हें कुचलने की बातें कहते हैं, हालांकि इस तरह की कार्रवाई कहीं भी पुलिस के द्वारा देखने में सामने नहीं आती। बिल्कुल गणेश, जैसा कि आपने बताया कि कुछ घरों को गिराया गया जो अवैध रूप से बनाए गए थे और राशन माफिया का भी खुलासा किया गया, लेकिन कुछ जगह हैं जहां पर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। एक तरफा जिस तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जैसे झाड़ू लगाया जाता है, ऐसे कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही और यही वजह है कि जो माफिया हैं, चाहे वो खनन माफिया हैं, भू माफिया हैं, सभी के सभी वहां पर सक्रिय हैं अभी भी। निश्चित तौर पर रितेन, देखिए सबसे बड़ा अगर बात करें तो जो माफिया होते हैं उनके कहीं ना कहीं नेटवर्क, अगर नेटवर्क की बात करें तो उनके राजनेताओं से ताल्लुकात होते हैं, वहीं पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से भी उनके ताल्लुकात होते हैं और इसी वजह से माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते हैं। हितेंद्र, आप देखेंगे जितने भी माफिया हैं कहीं ना कहीं उनको संरक्षण लगातार या तो राजनेताओं से मिलता रहा या फिर पुलिस अधिकारियों से मिलता रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार जो दबे कुचले लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको दबाने की लगातार कोशिश करते हैं और उनके ऊपर अपना राज जमाने की कोशिश करते हैं। अगर पुलिस प्रशासन लगातार ऐसी कार्रवाई करे और निडर होकर किसी बिना किसी दबाव के इन माफियाओं पर कार्रवाई करे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट सामने आए और मध्य प्रदेश से इन माफियाओं का अंत हो। लेकिन राजनेताओं के दबाव पर जो पुलिस अधिकारी भी होते हैं वो भी, उनके द्वारा भी कार्रवाई नहीं की जाती है और सिर्फ दिखावे मात्र के लिए किसी अन्य छोटी मोटी धाराओं में कार्रवाई करके उन्हें चलता बसता कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इन माफियाओं का अभी तक ना तो अंत हो पाया है और सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार सिर्फ कहते ही नजर आते हैं। बिल्कुल, और जी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता गणेश कि वो लोग सत्ता में ही होते हैं जिनके संरक्षण की वजह से ये माफिया अपना राज जो है वो कायम रखे हुए होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हितेंद्र। राजनेताओं के संरक्षण की वजह से ही माफिया सक्रिय होते हैं और अगर यह भी कहना उचित होगा कि कहीं न कहीं इन माफियाओं की राजनेताओं से ऐसी गतिविधियों में हिस्सेदारी भी होती है, कुछ राजनेताओं से हिस्सेदारी भी हम्म। होती है, जिसकी वजह से माफिया पूरी तरह से बुलंद होते हैं और निडर होते हैं। उन्हें किसी तरह का डर और दबाव उन पर नहीं होता है और वो लगातार अपनी गंभीरता से माफिया जो है, चाहे वो शराब माफिया हो या फिर भू माफिया हो या फिर खनन माफिया हो, ऐसे गलत कार्य को वो अंजाम देते हैं। जी जी। बिल्कुल, लेकिन जो पीड़ित आज जिसने आत्मदाह की कोशिश की उसके बारे में क्या कोई इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि कितनी जमीन पर उसकी कब्जा किया गया है दबंगों की तरफ से? देखिए उसकी जो किसान है, उसका कहना है कि जो खेती की ज़मीन थी, उसकी 2 से 3 बीघा ज़मीन थी, उस पर दबंगों ने वहाँ पर उस ज़मीन पर अपना एकाधिकार जमा रखा है, उस पर कब्ज़ा कर रखा है और उसे लगातार जो है सताया जा रहा है, जिसके चलते हुए मुरैना से ग्वालियर पहुँचा था, क्योंकि चूँकि उसको मालूम था कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर दौरा है और इसी कड़ी में आज वो है ग्वालियर पहुँचा, जहाँ पर उसने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उनका जब उद्घोषण चल रहा था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे पर ग्वालियर पहुंचे ही थे। सभा के कुछ दूर, सभा से कुछ दूर ही उस व्यक्ति ने आत्मदाह करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने भी बचाव करके उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अब ये आगे की बातें हैं कि अब देखना होगा कि किस तरह से क्या कार्रवाई उन माफियाओं पर होती है। क्योंकि गणेश, मंच से कुछ ही दूरी पर उस व्यक्ति ने इस तरीके की कोशिश की और पुलिस ने वहां से उसे हिरासत में लिया, तो क्या मुख्यमंत्री ने इस घटना पर संज्ञान लिया, कुछ दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को? देखिए, इसके बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो वक्तव्य आया है, तो एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वक्तव्य वही जो आज से 1 महीने, 1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि माफियाओं को, चाहे वो भू माफिया हो या शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, उनको जमीन के अंदर कुचल देंगे, गाड़ देंगे। ऐसे वक्तव्य एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने जब ऐसी बातें सामने आई,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर वही बयान सामने किया कि जिस जो माफिया है, लगातार जो माफिया है या गरीब किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो उनको एक बार बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें फिर से जमीन के अंदर गाड़ देने की बातें कही। जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और वहां पर वो अपना जब संबोधन कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो एक व्यक्ति जो कि मुरैना से वहां पर पहुंचा था, उसने आत्मदाह की कोशिश की, क्योंकि बाद में जिस तरीके से जानकारी मिल पाई है कि वो दबंगों से परेशान है, भूमाफिया से परेशान है, उसकी जमीन पर कब्जा किया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राजनीतिक दल पंजाब में नगर निगम चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने फतेहगढ़ साहिब में एक रोड शो वहां पर किया और जहां पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया और मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने यह कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ है और वो संसद में कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हमारे सहयोगी गुरप्रीत चट्ठा ने भी भगवंत मान से बातचीत की है। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਮੂਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਉਹ ਰਹੀ ਆਪੇ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਝਾੜੂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਸੰਸਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। संसद में किसानों की आवाज़ को उठाते रहेंगे, ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए भगवंत मान। जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे सदन में, इससे पहले भी जब सत्र पे वो वहाँ पर पहुँचे चर्चा के लिए, तो अब एक बार फिर से उन्होंने ये कहा है कि जब सत्र चलेगा तो संसद में आवाज़ किसानों की ज़रूर उठाई जाएगी और किसानों का समर्थन पहले से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इसके अलावा जिस तरीके से नगर निकाय के जो चुनाव पंजाब में होने हैं उसकी तैयारियों में प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर भगवंत मान पहुँचे थे और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भगवंत मान, इसलिए हर जगह पर जा रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश भगवंत मान करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल पंजाब में जुटे हुए हैं और अपील कर रहे हैं लोगों से कि एक ईमानदार छवि वाले उम्मीदवार को जीता जाए। साफ सुथरा कोई ईमानदार जो उम्मीदवार है वो जीत करके आए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके और पंजाब का विकास हो सके। इस तरीके के तमाम दावे जो हैं वो सभी राजनीतिक दलों के लोग हालांकि करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए नजर आए भगवंत मान। उन्होंने कहा कि जो लड़ता है वो लड़ता रहे, हम चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं और ऐसे उम्मीदवारों को चाहते हैं जो चुन करके आएँ, जो अपने क्षेत्र का विकास करवा पाएँ। हालांकि पंजाब में भी कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल भी पंजाब में आम आदमी पार्टी है, तो ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो आम आदमी पार्टी की ओर भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब भगवंत मान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, तो ऐसे में क्योंकि अब बजट सत्र भी चल रहा है, लोकसभा में चर्चा में भी शामिल उन्हें होना है और इसके अलावा अगर बात की जाए क्योंकि आज सदन की कार्यवाही नहीं चली क्योंकि रविवार था, तो ऐसे में वो पंजाब के अलग अलग नगरों में गए और नगर निकाय के जो चुनाव हैं उसके लिए प्रचार प्रसार उन्होंने किया, अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। आज अगर बात की जाए तो राजपुरा में भी भगवंत मान पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने रोड शो किया और फतेहगढ़ साहिब में भी रोड शो वो करते हुए नजर आए और भारी भीड़ उनके रोड शो में देखने को मिली। पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत की और संबोधन भी उन्होंने किया। जो कार्यकर्ता वहां पर जुटे थे, जो आम लोग वहां पर जुटे थे, जब उन्होंने वोट करने की अपील की अपने उम्मीदवार के लिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए, तो उस वक्त उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए एक साफ सुथरा
ईमानदार छवि वाला उम्मीदवार ही चुनने की अपील लोगों से की है। नगर निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल पंजाब में जुटे हुए हैं और पूरी कोशिश में हैं कि इस बार नगर निकाय के चुनाव में उनके पार्टी की जीत हो। अलग अलग दलों के नेता जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है पंजाब में, तो पूरी कोशिश में है इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल के तौर पर भी ये चुनाव नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो माने जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरी ताकत जो है वो सभी राजनीतिक दल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में किसान आंदोलन का जो मुद्दा इस वक्त चर्चा में है उसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है, चाहे वो सत्ताधारी कांग्रेस की बात हो या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी की बात हो या शिरोमणि अकाली दल जो कि पहले एनडीए में मौजूद था, अब अलग एनडीए से हो चुका है शिरोमणि अकाली दल। तो ऐसे में वो भी किसानों के इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अगर बात बीजेपी की जाए, क्योंकि बीजेपी का पुरजोर तरीके से विरोध पंजाब में चल रहा है, जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं उनकी घेराबंदी भी करते हुए नजर आए स्थानीय लोग, ऐसे में उनका घर से निकलना भी मुश्किल हुआ है। लेकिन अब क्योंकि नगर निकाय के चुनाव हैं तो कुछ उम्मीदवार जरूर सामने आ रहे हैं। गुरप्रीत चट्ठा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुरप्रीत, आज भगवंत मान फतेहगढ़ साहिब पहुंचे, यहाँ पर किस तरीके का माहौल देखने को मिला, कैसा उन्हें समर्थन यहाँ पर दिखाई दिया? बिल्कुल अंदर जो आम आदमी पार्टी के सदस्य है भगवंत मान रूप से सदस्य है वो अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए जो रोड शो किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से फतेहगढ़ साहिब में, वो उन्होंने शिरकत की और फतेहगढ़ साहिब के सभी इलाकों में वो गए जहाँ जहाँ भी नगर पंचायत और नगर कौंसिल की इलेक्शन हो रही है। इसके मद्देनजर उन्होंने अपनी पार्टी के जो भी वर्कर्स हैं उनसे बातचीत की और चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। आपको बता दें कि इसके मद्देनजर जो भगवंत मान है उन्होंने की तरफ से जो अपनी पार्टी की जो कैंडिडेट है उनका सहारा बनने के लिए, सहयोग करने के लिए गए थे और जो लोग हैं उनका बहुत अच्छा समर्थन भगवंत मान और आम आदमी पार्टी का करते हुए नजर आए। क्योंकि आपको बता दें कि जून 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं आगे, क्योंकि इसे सभी के बीच अभी किसान आंदोलन चल रहा है और ज्यादातर जो सियासी पार्टियां हैं वो अब इस तरफ लगी हुई है कि जो किसान हैं उनके पक्ष में खड़ने का दावा कर रही है। और ये भी बता दें कि इसके बाद भी जो इलेक्शन होती है वो तो काम का चलना ही होता है और उसकी भी जो प्रयास हैं वो वक्त पार्टियों की तरफ से किए जाते हैं। उसके मद्देनजर से 14 फरवरी को इलेक्शन होने जा रही है नगर पंचायत और नगर कौंसिल की पंजाब में, जिसमें 8 नगर निगम और 109 नगर कौंसिल की नगर पंचायत की जो जिलों दोनों की जो सभी इलेक्शन होगी। इसके लिए 15,105 जो कैंडिडेट हैं वो नॉमिनेट फॉर्म भर चुके हैं पूरे पंजाब में और 3 फरवरी 2021 तक नामजदगी की जो प्रक्रिया थी वो रही। इसके बाद 4 फरवरी को जो इलेक्शन होती है, नॉमिनेशन लागू होते हैं, जो भी होता है वो प्रक्रिया होती है और उसके बाद चुनाव प्रचार है, इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है और चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर चल रहा है। 12 तारीख को जो शाम 5 बजे तक का समय रखा गया है चुनाव प्रचार के लिए। 5 बजे तक 12 फरवरी तक जो सियासी पार्टियां हैं वो पूरे देश के साथ चुनाव प्रचार करेंगी अपनी अपनी पार्टी का। जी गुरप्रीत, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सरकार अहंकार न करे, कानूनों को वापस करे, ऐसा कहते हुए भगवंत मान यहाँ पर नजर आए। मोदी सरकार को साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है कि जो 3 कानून कृषि से संबंधित पारित किए गए हैं उनको वापस करना ही पड़ेगा सरकार को और एमएसपी पर कानून बना करके देना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग जिस तरीके से किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उसके सामने सरकार को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। वहीं बात करेंगे मुंबई की, क्योंकि मुंबई के दादर में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पर पहुंची, जहां पर उन्होंने मोदी सरकार के बजट 2021-22 को लेकर के सर्वस्पर्शी अर्थ संकल्प 2021 शीर्षक से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान वित्त मंत्री ने यूनियन बजट को लेकर के कई बड़ी बातें कही
उन्होंने ये कहा कि मुंबई में खड़े होकर के बजट के बारे में बात करना पार्लियामेंट में बात करने के बराबर है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल को देखकर ही इस बार का बजट तैयार किया गया था ताकि सभी क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे, लेकिन कोरोना काल में लोगों को ध्यान में रखकर योजना बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। वित्त मंत्री जहां अपने बजट की तारीफ करती हुई नजर आई तो वहीं उनका विरोध भी हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। निर्मला सीतारमण गो बैक के नारे लगाए गए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पोस्टर पहने और पार्टी के झंडे लहराते हुए देखा जा सकता है। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री को काले झंडे दिखाए और पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर के विरोध जताया। जीएसटी कॉम्पनसेशन के विषय जीएसटी काउंसिल में विस्तार से चर्चा होती है। जो कॉम्पनसेशन मिलना है उसके लिए एक बैक टू बैक अरेंजमेंट लोन लेकर के केंद्र सरकार हर एक स्टेट को जो कॉम्पनसेशन फॉर्मूला के तहत मिलना है वो मिलते रह रही है। हर सोमवार मैंने खुद मेरे हैंडल से निकालती हूँ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैंडल से निकालती हूँ डेटा कि कौन सी गवर्नमेंट के लिए कौन सी राज्य के लिए कितना कॉम्पनसेशन के पैसा मिला। ऐसे करके हर मंडे वी आर रिलीजिंग कॉम्पनसेशन और जो कॉम्पनसेशन मिलना है जो बियॉन्ड जीएसटी फॉर्मुलेशन से है उसके लिए हमने काउंसिल से ही सेस को बढ़ा करके बियॉन्ड 22 उसका प्रावधान कर चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से काले झंडे दिखाए गए वित्त मंत्री को और उनके खिलाफ नारे उनके खिलाफ लिखे गए थे पोस्टर्स पर जो उन्होंने पहने हुए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से नारेबाजी की गई। निर्मला सीतारमण गो बैक के नारे लगाए गए। पुरजोर तरीके से वित्त मंत्री का विरोध जो है वो करते हुए नजर आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वहां पर मुंबई में पहुंची थी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। भारत सरकार का जो बजट पेश किया गया है उसकी विशेषताओं को बताने के लिए अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री अब पहुंच रहे हैं। खुद वित्त मंत्री मुंबई पहुंची जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता की और बजट की खूबियां गिनवाई, बजट की विशेषताओं के बारे में बताया गया। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पुरजोर तरीके से विरोध किया गया वित्त मंत्री का। जी नितिन, देखिए आज दोपहर निर्मला सीतारमण जब मुंबई हवाई अड्डे पे पहुंची है उस दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम युवाओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया और उनको जिस तरह से उनको पहले ही आशंका थी कि कांग्रेस द्वारा उनका आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एयरपोर्ट पे तो कांग्रेस ही नहीं पहुंचे, लेकिन जैसे ही निर्मला सीतारमण मुंबई के दादर इलाके में पहुंची जहां उनका ऑलरेडी कार्यक्रम प्रायोजित था, वहां उनको जाना था, उसके पहले आज सुबह से ही मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप के नेतृत्व में महंगाई को लेकर बढ़े हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान जैसे ही निर्मला सीतारमण वहां मौके पर पहुंची है, कांग्रेसियों ने जमकर उनका विरोध किया और गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान तमाम तख्त पे लिखे गए थे कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया गया और कोरोना काल में जिस तरह से वित्त मंत्रालय द्वारा या निर्मला सीतारमण द्वारा जो अभी बजट पेश किया गया उसका विरोध जमकर किया गया। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, क्योंकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन वो करते हुए नजर आए, तो क्या कुछ कहना है कांग्रेस के नेताओं का जिनकी अगुवाई में ये वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया? देखिए जिस तरह से कोरोना काल के दौरान ये जो बजट पेश किया गया है, लोगों को काफी उम्मीदें थी कि महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा बजट दिया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के लिए कुछ भी बजट नहीं दिया गया। इसके लिए श्री सोनी तो खपा ही थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी में जो साथ में रहे कांग्रेसियों ने भी जमकर विरोध किया और इस विरोध का महज एक ही कारण था कि किस तरह से महाराष्ट्र की जो हालात है बेहद बिगड़ चुके हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं गैस सिलेंडर की कीमतों में देखा जाए तो 300 से 400 इजाफा हो चुका है, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा और निर्मला सीतारमण द्वारा इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
इसी से नाराज कांग्रेसियों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जी, और इस विरोध प्रदर्शन के पलटवार में बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए, बीजेपी तो ऑलरेडी विपक्ष की भूमिका में है, हर किसी मुद्दे को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से राम कदम का भी बयान आया, यहाँ के स्थानिक विधायक अतुल भातखलकर ने भी बयानबाजी की। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जानबूझकर हमारे जो है तमाम मिनिस्टर को जो है परेशान किया जा रहा है और इस तरह से करना कांग्रेसियों की आदत है, शिवसेना की आदत है। तो ऐसे में हम उनसे डिगने वाले नहीं है, हम उनसे परेशान होने वाले नहीं है। इस तरह की बातें जो है बीजेपी द्वारा कही जा। जी, वहीं अगर बात की जाए केंद्रीय वित्त मंत्री की, क्योंकि आज वो वहां पर पहुंची बजट की विशेषताएं बताने के लिए, क्या कुछ विशेषताएं उन्होंने बजट की बताई वहां पर? देखिए, साफ तौर पर निर्मला सीतारमण का ये कहना है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस तरह का बजट बनाया गया। खास करके बजट की जो श्रेणी रखी गई थी, विशेषकर कोरोना महाकाल के दौरान ही रखी गई थी। इसलिए इस बजट के द्वारा जो उम्मीदें जताई जा रही थी उस तरह का भले नहीं हो, लेकिन जिस तरह से ये माना जा रहा था कि कोरोना काल में किस तरह का बजट होगा और किस तरह की, तो खासकर वैक्सीन को लेकर इस तरह के बजट बनाया गया जिससे कि लोगों की पहले जिंदगी का खासा ख्याल रखा जाए, उसके बाद बाकी की चीजों को देखा जाएगा। जी, और इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र को इस बजट में कुछ नहीं मिला, अगर मुख्य विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, शिवसेना की बात की जाए या फिर एनसीपी कांग्रेस की बात की जाए, तो उस पर कुछ कहती हुई नजर आई वो कि महाराष्ट्र के लिए क्या कुछ विशेष इस बजट में है? देखिए, रमन बजट पेश कर रही थी, उस दौरान कांग्रेस शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने साफ तौर पे कहा था कि महाराष्ट्र को अनदेखा किया गया एक है, और अगर महाराष्ट्र को अनदेखा नहीं किया जाता तो जाहिर तौर पे जो उम्मीदें थी बजट की वो बिल्कुल नहीं दी गई। तो ऐसे में कांग्रेसी सहित एनसीपी और शिवसेना पहले इसका कर रही थी, लेकिन जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट महज कोरोना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, उसकी एक पोर्टफोलियो तैयार की गई कि जिससे आम जनता तक, आम लोगों तक वैक्सीन सुगमता से पहुंचे, उसका खासा ख्याल रखा गया है। ऐसे में अगर विपक्ष की नाराजगी होती है तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। जी, सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, जब से बजट पेश किया गया है, तो अब मंत्री अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और बजट की विशेषताओं को बता रहे हैं, लेकिन उनको विपक्षी दलों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। और यही हुआ मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार विरोध जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री का किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।